हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का भाग 2 और ये हमारा चैप्टर 17 है, उसी का पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां देखेंगे, जिसके अंतर्गत कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां व आपातकालीन शक्तियां आता है। तो इस लेक्चर में हम लोग कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियों को देखेंगे। तो हमारा लेक्चर इन्हीं पर केंद्रित रहेगा और अच्छे से हम इनको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कार्यकारी शक्तियाँ देखते हैं। तो सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार के सभी कार्य किसके नाम पर होते हैं, तो वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। किसी देश से संधि करना है या किसी देश से कोई एग्रीमेंट करना है, जो भी कार्य होंगे सरकार के, वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। राष्ट्रपति केंद्र के लिए नियम बना सकता है, विनिमय बना सकता है। तो राष्ट्रपति को केंद्र के लिए नियम बनाने की भी शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्रियों का व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व होता है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो कैग हो गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हो गए, इनकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का भी गठन कर सकता है। तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का भी गठन कर सकता है। इसके साथ साथ अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के तहत कर सकता है। और ज़्यादा आपको अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पढ़ना है तो इसका एक सेपरेट लेक्चर भी है, आप उसमें देख सकते हैं इसके बारे में। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके यहाँ जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना है, वह शक्ति भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अब आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची के माध्यम से। तो आप सही सोच रहे हैं, शेड्यूल 5 अनुसूची 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सके। ये थी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। अब देखते हैं विधायी शक्तियाँ। देखिए, संसद का सत्र बुलाना हो या संसद के सत्र को समाप्त करना हो, संसद का सत्र बुलाना हो या संसद के सत्र को समाप्त करना हो, जिसको सत्रावसान कहा जाता है, ये शक्ति भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। लेकिन संसद के सत्र को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के प्राप्त होती है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति संसद के सदन लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं हो सकता। तो ये तीनों शक्तियाँ राष्ट्रपति को आर्टिकल 85 के तहत प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे आर्टिकल 111 लिखा है, ये गलत है, ये 108 होगा। 108 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सके। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष और नए चुनाव के बाद में जो संसद का प्रथम अधिवेशन होता है उसको संबोधित भी राष्ट्रपति ही करता है। तो प्रत्येक वर्ष का पहले सत्र का संबोधन और चुनाव के बाद में संसद के प्रथम सत्र का संबोधन राष्ट्रपति ही करता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का भी मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। इसके संदर्भ में एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब ये वाला जो सिस्टम है वो समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात अब लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। जब ये पारित हो जाएगा तब ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी तक याद रखिए कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा में
12 सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रपति कर सकता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। आपने कुछ समय पहले सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, जो कि राज्यसभा में मनोनयन के माध्यम से ही गए थे। ऐसे भी अन्य सदस्य भी हैं जो राज्यसभा में मनोनयन के माध्यम से गए हैं। अभी अगर आपको कंट्रोवर्सी देखनी है तो रंजन गोगोई को लेकर कंट्रोवर्सी है, क्योंकि उनका भी राज्यसभा में मनोनयन किया गया है, जो कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो इसके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उस पीरियड की परवाह किए बिना ही उनको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया है, जिस पर वाद विवाद चल रहा है। उसके साथ साथ संसद सदस्यों की निर्हरता अर्थात निर्योग्यता पर भी निर्णय राष्ट्रपति ही करता है, चुनाव आयोग से परामर्श करने के पश्चात में। तो चुनाव आयोग से परामर्श करने के पश्चात में संसद सदस्यों की निर्योग्यता के संदर्भ में निर्णय भी राष्ट्रपति ही करता है। और विधेयकों पर स्वीकृति देना भी राष्ट्रपति का ही कार्य है। जब तक वह स्वीकृति नहीं देता है तब तक विधेयक अधिनियम नहीं बनता है, और ऐसी स्वीकृति आर्टिकल 111 के तहत बताई गई है संविधान के। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब विधि निर्माण की आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं। संसद के तो सत्र नियमित रूप से चलते हैं, समय के साथ चलते हैं। अब मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी विधि बनाने की आवश्यकता पड़ गई जो आकस्मिक रूप में जरूरी है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने के लिए क्या होना चाहिए? संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का या दोनों सदनों का सत्र में ना होना आवश्यक होता है। जैसे कोई भी विधेयक होता है उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी होता है। अब मान लीजिए लोकसभा तो सत्र में है लेकिन राज्यसभा नहीं है सत्र में, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है। ऐसे ही मान लीजिए राज्यसभा तो है लेकिन लोकसभा नहीं है, तब भी विधेयक नहीं बन सकता अधिनियम, क्योंकि वो पारित नहीं हो पाएगा। या मान लीजिए दोनों नहीं हैं, तब भी विधेयक को पारित नहीं कराया जा सकता। इसीलिए आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास में यह शक्ति होती है कि वो अध्यादेश जारी कर सके आर्टिकल 123 के तहत। ऐसी ही शक्ति राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत प्राप्त है, वो हम लोग राज्यपाल वाले चैप्टर में देखेंगे। इसके साथ साथ ही महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट भी संसद में प्रस्तुत करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महानियंत्रक व लेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के तहत है, जिसको कैग भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। ये वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत पहली शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। दूसरी शक्ति है बजट। संसद के समक्ष राष्ट्रपति ही प्रस्तुत करता है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। इसके लिए कौन सा शब्द है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो याद रखिएगा, बजट शब्द संविधान में नहीं है, इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसको भी संसद के समक्ष राष्ट्रपति ही रखता है। अनुदान की मांग बिना सिफारिश के राष्ट्रपति के पूरी नहीं की जा सकती। तो अनुदान के लिए अगर कोई मांग की जाती है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है हर 5वें वर्ष आर्टिकल 280 के तहत। आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का कार्य राज्य व केंद्र के बीच में, स्टेट व सेंटर के बीच में राजस्व का बंटवारा करना होता है। तो राजस्व के बंटवारे के प्रश्न को कौन देखता है? वो वित्त आयोग देखता है, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। आपको बताना है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इस लेक्चर में इतना ही था। हमने देखा वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति की। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।